जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। पढ़ना है, सीखना है, समझना है और उन्नति करना है। पढ़ो यार। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा अस्त्र है, भगवान जन्म लिए तो गुरुकुल जाना पड़ा। पढ़ना का मतलब यह नहीं कि परसेंटेज लाना है, नौकरी करना है। पढ़ने का मतलब यह है सोचने की क्षमता का विकास। और एक बार क्षमता सही दिशा में विकसित हो गई, आप कुछ भी बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, नेता बनिए, बिजनेसमैन बनिए, एंटरप्रेन्योर बनिए। 80% के आसपास इस देश में शिक्षित लोग हैं। 80। और सबसे ज्यादा परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि शिक्षा ने सोचने की क्षमता विकसित नहीं की। शिक्षा का काम ही यही है। शिक्षा मानव की विशेषता है, बाकी कोई जीव में शिक्षा का कोई रोल नहीं है। शिक्षा मानव, पशु को ट्रेन किया जाता है, मानव को शिक्षित किया जाता है। और शिक्षा का एक इसीलिए क्वेश्चन मार्क जो है वो चाबी के मॉडल में है कि यहां लगाओ और खुल जाए। राज्य जन कल्याण के नियम पर चलेगा, राजा नीति की चिंता करेगा, नाम की चिंता करेगा। कंपनी किस चीज की चिंता करेगी? कंपनी लाभ की चिंता करेगी, कंपनी प्रॉफिट की चिंता करेगी। और भारत के इतिहास में पहली बार भारत पर कब्जा ईस्ट इंडिया कंपनी का। भारत में पहली बार 1757 से भारत पर कब्जा ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापारिक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। यूरोप से माल लेती थी भारत, भारत से माल ले आती थी यूरोप। बेचना खरीदना। कंपनी जिसका आधारभूत सिद्धांत है प्रॉफिट, उसके हाथ में आ गया भारत का राजपाट। अब बिजनेसमैन के हाथ में अगर राजनीति आ जाएगी फिर तो बड़ा अनर्थ होगा। राज्य जन कल्याण की चिंता करेगा, राज्य का सिद्धांत ही यही है। राजा नीति की चिंता करेगा, धर्म की चिंता करेगा, अपने नाम की चिंता करेगा। कंपनी प्रॉफिट की चिंता करेगी। क्लाइव से जो दौर शुरू हुआ, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग, डलहौजी तक आते आते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा। और वेलफेयर स्टेट की अवधारणा उलट गई। सप्रेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। हर वर्ग, राजा, महाराजा, जमींदार, किसान, दस्तकार, सब। अमरोहा के कलेक्टर ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चिट्ठी लिखी कि साहब अकाल पड़ गया साहब, घास छोड़कर कुछ भी नहीं है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जवाब दिया कि घास बड़ी कीमती चीज है, टैक्स के रूप में इकट्ठा कर लो। कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी। डलहौजी के बाद भारत में एक बहुत बड़ी, भारत के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं घटी। 1857 का विद्रोह, महानायक मंगल पांडे, ये पूर्वगामी है, प्रिकर्सर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। और फिर उसकी महानायिका रानी लक्ष्मीबाई, फिर उसकी सुपरस्टार बेगम हजरत महल, बड़े सारे नाम हैं। कुंवर सिंह आरा के 80 सवाल के नौजवान, तात्या टोपे, नाना साहब, और न जाने ऐसे कितने लोग जो गुमनामी के अंधेरे में खो गए। उसका कोई ऑफिशियल दस्तावेज नहीं है। हमारे शहर गोंडा के एक बड़े प्रसिद्ध राजा थे, राजा देवी बकत सिंह। उनका बड़ा नाम है। 1857 के विद्रोह में कहते हैं कि बड़ी अहम भूमिका निभाई उन्होंने। बेगम हजरत महल वगैरह को उन्होंने ही शरण दिया, उन्हीं की मदद से वो सब नेपाल निकले। पूरे
के इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं है। सवाल यह उठा कि इस देश की जनता ने तुर्कों के समय विद्रोह नहीं किया, मुगलों के समय विद्रोह नहीं किया, ब्रिटिश, क्या कारण रहा होगा, क्या वजह रही होगी, क्या मुद्दा रहा होगा? तुर्क भारत में आए, स्थित हो गए, कर इकट्ठा किया, यही खर्चा किया, कुतुब मीनार बनवाया, तो विदेशी मजदूर बुला के थोड़ी बनवाया होगा। मुगलों ने लाल किला बनवाया, ताजमहल बनवाया, किसको नौकरी मिली? स्थानीय कारीगरों को। लेकिन कंपनी 1757 से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हुआ और हर वर्ग का शोषण, राजा महाराजा 1757 में मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया, खूब पैसा लिया और पर डे उससे पैसा लेते थे। मीर कासिम से लिया, महारानी जिंदान से लिया, दिलीप सिंह से लिया, रघुनाथ राव, किसी को बख्शा ही नहीं। पैसा, कंपनी है ना, उसको क्या लेना देना जल कल्याण से। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था की, उसमें एक नियम था सनसेट लॉ 1794, 1794, सूर्यास्त का नियम। अब मैं जमींदार हूं बंगाल का और मुझे कर जमा करना है 10 अगस्त 2023, और 10 अगस्त 2023 की शाम तक अगर मैंने कर नहीं जमा किया तो मेरी सारी जमीन जायदाद जब्त कर ली जाएगी। सूर्यास्त का नियम जमींदारों के लिए काल बन गया। राजा महाराजा भिखमंगे हो गए, किसानों पे तो जैसे कहर ही टूट पड़ा। लगभग सभी राजा महाराजा पहले किसानों को मदद करते थे, लोन देते थे, ऋण देते थे, सिंचाई की व्यवस्था करते थे। कंपनी से क्या लेना देना है? उसने 50% से ज्यादा का कर वसूली करना शुरू कर दिया और किसानों को कोई सुविधा नहीं। उसी में मॉनसून फेल कर गया, उसी में अकाल पड़ गया, बड़ी दयनीय दशा। आरसी दत्त ने 1901 में एक किताब लिखी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कभी मौका लगे आप जरूर पढ़िएगा, कभी मौका लगे तो आप जरूर पढ़िए। उतना शोषण, आनंद मठ जरूर पढ़िए, आनंद मठ जरूर पढ़िए। इंसान को मारकर खा रहा है। राजाओं को लूटा, जमींदारों को लूटा, किसानों को लूटा। ये बड़ा उचित शब्द है, लूटा। क्राफ्टमैन जो चमड़े का काम कर रहे थे, टेक्सटाइल का काम कर रहे थे, ऊंचे दामों पर कच्चा माल दिया। मतलब 20 रुपए का 1 किलो कॉटन दिया। अब 1 किलो कॉटन में एक कुर्ता बना तो कुर्ता कम से कम 25 रुपए का बिकेगा। 15 रुपए में खरीदा, कच्चा माल महंगे में दिया और फिनिश गुड सस्ते में लिया। जुल्हों ने अपना अंगूठा काट दिया। इतना आतंक मचाया कंपनी ने। 1757 से 1857 तक का इतिहास अगर विधिवत पढ़ाया जाए तो इस देश में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो रोएगा नहीं। अरे 1-2 पिक्चर तो आपने देखी ना, भगत सिंह पे पिक्चर बनी वो आपने देखी, लगान पिक्चर आपने देखी। बहुत आतंक मचाया, मतलब उतना आतंक किसी ने कभी मचाया ही नहीं। सबका शोषण किया, आर्थिक, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। और दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है आर्थिक शोषण। भाई आपने अपने छोटे भाई को पीट दिया सुबह और शाम को आपने उसको 20,000 रुपया दिया, ये लो। और सुबह यार थोड़ा दिमाग खराब था, मार दिया, कोई बात नहीं, सॉरी, ये लो 20,000, जाओ कपड़ा वपड़ा खरीदो, ऐश करो। वो आपको कभी भला बुरा नहीं करेगा, कभी भला बुरा कहेगा ही नहीं। कहेगा भैया जो है बस जबान के थोड़ा सा बुरे हैं, भैया दिल के बहुत अच्छे हैं।
दो कीड़े हैं, एक बर्रा, एक मधुमक्खी। बर्रा वो होता ना पीला पीला, जिसको इंग्लिश में तुम वैस्प कहते हो, वैस्प, बर्रा। और एक मधुमक्खी, दोनों छत्ता बनाते हैं, हाइव। लेकिन जब बर्रा छत्ता बनाता घर में, लोग तोड़ के गिरा देते हैं क्योंकि वो डंक मारता है, पर शहद नहीं देता। ऐसे इस दुनिया में जितने लोग बिना शहद दिए डंक मारने की कोशिश करते हैं, वो तोड़ दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा दर्शन है। मधुमक्खी बनिए, मधुमक्खी, डंक मारिए लेकिन शहद भी दीजिए। मधुमक्खी का छत्ता कोई नहीं तोड़ता क्योंकि वो डंक मारती है, शहद भी देती है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक बर्रे की तरह, कुछ देना नहीं है लेकिन डंक मारना है। ऐसे कीड़े मकोड़ों के छत्ते तोड़ दिए जाते हैं और बर्रे को लोग चप्पल से पीट के मारते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बर्रा, कुछ देना नहीं था लेकिन डंक मारना था। और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन सारे वर्ग का, सबका, राजा महाराजा दुखी, जमींदार दुखी, किसान दुखी, क्राफ्टमैन दुखी, सब दुखी। तो पहला रीजन आर्थिक शोषण, दूसरा राजनीतिक शोषण। इतिहास धोखा सीखने का विषय है। अगर कोई पूछे कि धोखा कहां से सीखा जाए, इतिहास से। प्लासी क्या है? धोखा ही तो है। विजय, इतिहास कहता है कि विजय धोखे के बिना संभव ही नहीं है। इतिहास कहता है, इतिहास। बानर राज बाली को प्रभु राम ने मारा छुपकर। ये नहीं कहा उन्होंने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कोई पागलपन वाली बातें नहीं, व्यवहारिक। जानते थे सामने पड़ जाऊंगा आधी शक्ति छीन लेगा। व्यवहारिकता जीवन का एक बड़ा अहम पहलू है। भगवान कृष्ण कालियावन को कैसे मारे? धोखे से। महाभारत में उनके युद्ध में उनका रोल सर्वविदित है। क्लाइव ने प्लासी में जीत कैसे हासिल की? धोखे से। और धोखा कष्ट बहुत देता है, धोखा दर्द बहुत देता है। जब कोई गले लगाकर चीट करता है ना, बहुत दर्द होता है। धोखे का जो रिएक्शन ये है कि वो दर्द बहुत देता है। हारना वारना तो अलग बात है, धोखा दर्द बहुत देता है। और सब्सिडियरी अलायंस के तहत इन्होंने भारत के सभी, लगभग सभी राज्यों से दोस्ती की, गले लगाया, दोस्त बनाया, मित्र बनाया, वादा किया कि अब तुम्हारे अस्तित्व पर कोई हमला नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर ऑफ लैप्स में इन्होंने क्या किया? राज्य छीन लिए। पंजाब के साथ इन्होंने क्या किया? सेकेंड एंग्लो पंजाब सिख वॉर, साफ साफ बिट्रायल, धोखेबाजी। अवध के साथ इन्होंने क्या किया? धोखेबाजी। राजनीतिक शोषण, आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, दोस्त बनाकर धोखा दिया। सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सामाजिक शोषण। अब जब कोई मुसलमान किसी हिंदू रीति रिवाज परंपरा पर चर्चा करता है और वो कहता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है वो सही कह रहा हो, लेकिन हिंदू को बुरा लगेगा। अब कोई हिंदू किसी मुसलमान रीति रिवाज को गलत साबित कर रहा हो, मुसलमान को बुरा लगेगा बनस्पति इसके कि वो गलत है। जैसे हलाला को लेते हैं, अब हलाला का विरोध मुसलमान करे तो मुसलमान को दुख नहीं होगा, लेकिन हलाला का विरोध अगर हिंदू करेगा तो उसको लगेगा कि यह हलाला के बहाने मेरे धर्म पर हमला कर रहा है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है।
विलियम बेंटिक ने जब सती प्रथा का अंत किया तो कुछ गलत नहीं किया, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। लेकिन हिंदुओं को क्या लगा कि ये ईसाई होकर, सती प्रथा तो बहाना है, इस ईसाई के लिए सती प्रथा तो एक बहाना है। बेसिकली ये हिंदू धर्म पर प्रहार कर रहा है। अंग्रेजों ने कई सामाजिक सुधार किए, फीमेल इन्फेंटिसाइड को खत्म किया, विडो रिमैरिज एक्ट पास किया, विधवा विवाह अकल्पनीय बात थी भारत में। आज भी विधवाओं को बहुत अच्छी नजर से तो नहीं देखा जाता, अगर वो कमा नहीं रही हो तो। अगर वो 10-20 लाख कमा रही है फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर वो नहीं कमा रही हैं, गांव घर में है, तो विधवा को आज भी अपशगुन माना जाता है। गांवों में बड़ी सारी शादी वादी की रीत रिवाज होते हैं, या बच्चा उच्चा पैदा होता रीत रिवाज होता है, उसमें उनको नहीं बुलाया जाता। और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में विधवा विवाह की बात, हिंदू जनमानस को बड़ा दर्द हुआ, बड़ा ठेस पहुंचा। तो आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, सामाजिक सुधार, धर्म सुधार। ईसाई राजा हिंदू धर्म में सुधार करेगा, ईसाई राजा मुसलमानों के धर्म में सुधार करेगा। हिंदू और मुसलमानों को कष्ट हुआ। और 1757 से 1857 तक लगभग सभी वर्ग दुखी, निराश, हताश, क्रोधित। पर जनता नेतृत्व के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। जनता नेतृत्व के बिना कुछ भी नहीं कर सकती, ये नियम है। चाहे जितनी परेशान हो जनता, चाहे जितनी दुखी हो, पर जब तक कोई सामने आकर खड़ा नहीं होगा वो कुछ नहीं कर सकती। और दुख अपनी चरम सीमा पर। उसी में अंग्रेजों ने एक गलती कर दी, और बहुत बड़ी गलती कर दी। सेना के सिपाहियों पर हाथ डाल दिया। और आर्मी, वो भी इंडियन आर्मी, दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी, दुनिया के सबसे खतरनाक लोग। इस मंच से मैं भारतीय सेना के तीनों विंगों को प्रणाम करता हूं। हमारी थल सेना, जल सेना, वायुसेना, कोई मुकाबला ही नहीं दुनिया में। और भारत के सिपाहियों का, भारत की सेना, यूएन जहां भी ऑपरेशन करेगा पहली प्रेफरेंस इंडियन आर्मी को देगा। कहीं भी भेज दो, कहीं भी, कांगो, जायरे, कहीं भी। अब आप ऐसे सोचो, अब इन आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है, सेना की जो प्रशिक्षण होता है, वो बड़ा विशेष प्रशिक्षण होता है। मन को शून्य कर दिया जाता है, खासकर सिपाहियों का। ऑर्डर लेना होता है ना, तो जो मन ऑर्डर लेने वाला है उसको अगर आप शून्य नहीं करोगे तो सब ऑर्डर नहीं लेगा। लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न, दिन भर उसके मन को उलझाए रखा जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब उस मन को शून्य की दशा में ले आया जाएगा। सोचने वाला मन सारे आदेशों का पालन नहीं करेगा। इसलिए सेना का जो प्रशिक्षण होता है उसका पहला उद्देश्य होता है कि वो जो सिपाही है, इंडियन आर्मी का जवान है, उसके सोचने की क्षमता को न्यूनतम कर दिया जाए। पहला तो ये। और दूसरा कि सेना के जवान को छुट्टी नहीं मिलती, घर नहीं जाने दिया। आपने कई बार घटनाएं सुनी होंगी कि जवान ने ऐसा कर दिया, अपने सीनियर को मार दिया, गोली चला दी। और जो आदमी 5 साल 6 साल घर नहीं आएगा, बीवी, बच्चे, मां, बाप, परिवार, वो क्रूरता की एक ऐसी सीमा पर पहुंच जाएगा कि अगर उसकी क्रूरता फूटी तो ज्वालामुखी से ज्यादा खतरनाक होगी। आप देखिए सेना के जवानों को एकदम बॉडी फिट, मोशन में, बॉडी पूरा स्क्वायर में। इसलिए सेना के जवान, सेना के अफसरों से सिविलियंस बहुत कम
करीब जाते हैं। एक तो उनको डिसिप्लिन बहुत पसंद है, सिविलियन को डिसिप्लिन नहीं पसंद है। आप सेना के किसी कैंपस में घूमिए, कितनी सफाई, कितना सुंदरता, कितना व्यवस्थित रूप से गार्डन बना हुआ। सिविलियन वही बना लेगा, पता का फूल ही तोड़ लिया। इसलिए आर्मी का आदमी सिविलियन से थोड़ा दूर रहता है, कहता है यार इनको दूर रखो यार, इनको डिसिप्लिन पसंद नहीं। अब आप एक जवान, सेना के जवान की कल्पना करिए, योग्य योद्धा, जज्बाती, और 6 साल से घर छुट्टी पे नहीं गया। हम 10-12 लोग एक कंपार्टमेंट में बैठे हैं और ट्रेन ग्वालियर से आ रही है दिल्ली, और हमारे कंपार्टमेंट में खली साहब बैठे हुए हैं और सिगरेट पी के सबके मुंह पे मार रहे हैं। और सिर्फ सिगरेट पी के धुआं नहीं मार रहे हैं, किसी को चाटा मार दे रहे हैं, किसी का शर्ट खींच दिया, किसी की टाई नोच दी। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही उठने के लिए। कौन उठेगा? एक आदमी उठा हो, बाकी नहीं उठे तो फिर खत्म। और ग्वालियर से गाड़ी चली, और इमेजिन करिए सीन को कि 10 लोग कंपार्टमेंट में बैठे हैं और खली साहब बैठे हैं और किसी को चांटा मार रहे हैं, किसी का शर्ट फाड़ रहे हैं, किसी का टाई खींच लिया, किसी का मुंह पे बीड़ी का धुआं मार दिया, और कोई कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन दुखी सब हैं, परेशान सब हैं, आक्रोशित सब हैं। और उसी में गाड़ी रुकती है आगरा कैंटोनमेंट पे। आगरा कैंट स्टेशन पे ट्रेन रुकती है और वहां से एक भारतीय सेना का सिपाही ट्रेन के डिब्बे में चढ़ता है, और 6 साल बाद वो घर जा रहा है छुट्टी पे। और जैसे ही वो आके हमारे बगल बैठा और ट्रेन चली, गौर करिएगा कहानी पर, एकदम शांत हो जाइए, सांस रोक लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। जीवन में 1857 का विद्रोह कभी भूलेंगे नहीं। तो गाड़ी ग्वालियर से चली थी, 10 लोग बैठे थे और सब प्रताड़ित थे। खली से सब लोग प्रताड़ित थे, सब दुखी थे, सब आक्रोशित थे, सब परेशान थे। और उसी स्थिति में गाड़ी आगरा कैंट में रुकती है और वहां से भारतीय सेना का एक जवान चढ़ता है, और 6 साल बाद वो छुट्टी पे घर जाता है। और जैसे वो हमारे साथ बैठा, वो गाड़ी चली, खली ने एक चांटा उसको भी मार दिया। और चांटा मारा ही नहीं, नई बीड़ी निकाल के पूरा धुआं भर के उसके मुंह पे मार दिया। और तब तक वो सेना का जवान, उसने कूद के एक मुक्का मारा खली को, और जैसे उसने मुक्का मारा हम सब खड़े हो गए। भैया हमको भी मारा था, भैया हमारा बाल खींच लिया था, भैया हमारा शर्ट फाड़ दिया था। बस यही था 1857 का विद्रोह। परेशान सभी थे, राजनीतिक रूप से परेशान थे, आर्थिक रूप से, सामाजिक, धार्मिक, सब परेशान थे। लेकिन इस मटेरियल तैयार था। आग किसने लगाया? सिपाहियों ने। किस मुद्दे पर? ग्रीस कार्टेजेस के मुद्दे पर। ब्राउन बेस को रिप्लेस करके एक नई राइफल आई थी एनफील्ड, उसमें जो गोली लगती थी उससे कारतूस के ऊपर एक रैप लगा होता था, उसको दांत से फाड़ना पड़ता था। तो ऐसा कहा गया था कि वो जो कारतूस में कागज लगा हुआ है उसमें ग्रीस लगा होता था, और कहा वो ग्रीस गाय और सुअर की चर्बी थी। अब गाय हिंदू नहीं छू सकता और सुअर मुसलमान, और इन सिपाहियों को उसे फाड़ना पड़ा। बस इन्होंने अपने अफसर को ही उड़ा दिया। 10 मई 1857 बरेली में सिपाहियों ने अपने अफसर को उड़ा दिया, और अपने अफसर को उड़ाने के बाद सिपाहियों का दस्ता मूव किया दिल्ली की तरफ। 11 मई को वो दिल्ली पहुंचा। 10 मई 1857 मेरठ, चिंगारी फूटी मेरठ में। 10 मई 1857 चिंगारी फूटी मेरठ में। सीनियर अफसरों की हत्या, और सिपाही पहुंचे दिल्ली, और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर से कहा कि सरकार, आप हिंदुस्तान के राजा। बहादुर शाह जफर ने कहा कि अरे भैया हम तो खड़े नहीं हो पा रहे,
हम अपना पैजामा पकड़ लेते तो हिलता रहता ऐसे ऐसे। 85 साल उम्र है। अरे बोले नहीं साहब, राजा तो मुगल आप। और जैसे ही सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित किया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया, रानी झांसी, रानी झांसी ये तो इतनी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। आगे मैं चर्चा करूंगा इस पर। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। स्त्रियों को कम आंकना मूर्ख पुरुषों की सबसे बड़ी पहचान है। तो मूर्ख पुरुष हो उनके कुछ लक्षण हैं, उसमें से एक लक्षण यह है कि औरत है। अरे औरत ही ने तुमको पैदा किया है। लेबर पेन आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकता, मर जाएगा। वो सिर्फ औरत ही बर्दाश्त कर सकती है। और आजकल तो जो औरतों के खिलाफ दुर्व्यवहार होते हैं, दिल्ली में वो जो घटना घटी, चाकू से मारा उस लड़की को, मैं आप सब लोगों से सविनय निवेदन करता हूं कि आपके सामने जब यह घटना घटे, अगर ऐसी कोई, सिर्फ एक काम करिए, चिल्लाना शुरू कर दीजिए, नारा लगाना शुरू कर दीजिए। आवाज में उत्साह होता है। देखिए मत, शांत रहने से बदमाश की हिम्मत बढ़ती है। आप देखिए जब सेना होना युद्ध करती है तो चिल्लाती है हर हर महादेव, क्योंकि जितना चिल्लाओगे उतना उत्साह पैदा होगा, सामने वाले भय में भय पैदा होगा। अगर आपके सामने कोई अपराध हो रहा है और आप 10 लोग सिर्फ नारा लगाने लगी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय श्री राम, तो जितने लोग आपके अगल बगल खड़े हैं सब तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। और जहां 50 लोग चिल्लाने लगे, एक आदमी डिप्रेशन में आ जाएगा। ये बहुत प्यारा फॉर्मूला है। बहन किसी की भी हो, बेटी किसी की भी हो, मां किसी की भी हो, पर सड़क पर, राणा का देश है, राणा प्रताप का, घास की रोटी खा ली लेकिन समझौता नहीं किया। हम उस आदमी पर प्राउड करते हैं। छत्रपति शिवाजी का देश है। ये करिए, नारा लगाना शुरू कर दीजिए। 10-12 लोगों ने जहां नारा लगाया उसका ध्यान बढ़ जाएगा ना। शांति मतलब सहमति। कोई घटना घट हो रही है, 50 लोग शांति से खड़े हैं, सहमति है, उस एक आदमी की हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। और जहां एक आदमी कांड कर रहा है, 50 चिल्ला रहे हैं, उसकी हिम्मत पस्त हो जाएगी, वो डर जाएगा, पलटेगा वो तुरंत। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक। ये बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई के पति थे दामोदर राव, और दोनों, दामोदर राव और महारानी लक्ष्मीबाई को कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक बच्चा गोद ले रखा था। डलहौसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उसको उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। रानी झांसी ने बड़ी बात किया, बड़ा निगोशिएशन किया, और जब उनको लगा कि अंग्रेज नहीं छोड़ेंगे, तब रानी झांसी ने कहा अपना वतन नहीं दूंगी। एक अंग्रेज सैन्य कमांडर है, हीरोज, गूगल में डालिएगा हीरोज का नाम, उसने कमेंट लिखा है बड़ा प्यारा। उसने लिखा कि 1857 के विद्रोहियों में सिर्फ एक मर्द था, और वो थी महारानी झांसी। औरतों को सम्मान दो यार घर में। पता नहीं इस देश के लोग क्या धर्म पढ़ते हैं, क्या शास्त्र पढ़ते हैं, क्या किताब पढ़ते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को प्रताड़ित किए, भगवान शंकर पार्वती जी को प्रताड़ित किए। महिलाएं, स्त्रियां भगवान का प्रतिनिधि हैं धरती पर। वो डरती नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो करुणा में है। बहुत लोगों को बड़ा भ्रम है कि स्त्रियां बहुत डरती हैं और हमने आंख दिखाया डर गई। ना ना, स्त्रियां करुणा में है, करुणा में, भाव में है।
परिवार उनका संसार है। मैं इस देश के समस्त नागरिकों से हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि आप महिलाओं को सम्मान दें। भोग की वस्तु नहीं है स्त्रियां। इसके लिए मैं भगवान को कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ये बात समझा दी उन्होंने। जिस दिन ये दुनिया और जिस दिन ये देश इस एक लाइन को समझ जाएगा कि स्त्री भोग की वस्तु नहीं है, 5 साल में सुपर पावर। भगवान के प्रतिनिधि है रानी झांसी और ये बेगम हजरत महल, इनका बेटा बिरजस कादिर। इन्होंने भी अंग्रेजों से कहा कि हमारे बेटे को राजपाट दो। किस आधार पे लिया तुमने? अंग्रेजों ने कहा अरे कोई आधार ही नहीं, फिर भोग गया वसुंधरा। ताकतवर आदमी को आधार देने की क्या जरूरत है? और बेगम ने भी विद्रोह किया। अवध में बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया, झांसी में लक्ष्मीबाई जी ने विद्रोह किया। नाना साहब अपनी पेंशन को लेकर खड़े हो गए। आरा के जमींदार कुंवर सिंह 80 वर्षीय, 80, यहां 20 साल का युवा डिप्रेशन का शिकार है। 80 वर्षीय जमींदार विद्रोह लड़ेंगे। 80 वर्षीय। और पूरा उत्तर भारत विद्रोह की चपेट में, चपेट में आ गया। लेकिन इस विद्रोह को सफल नहीं होना था। इसकी किस्मत में सफलता नहीं थी। इसके नायकों में बहादुरी थी, इसके नायकों में जज्बा था, पर इस विद्रोह की किस्मत में सफलता नहीं थी। किसी भी विद्रोह की सफलता 2 चीजों पर निर्भर करती है, सशक्त आंतरिक सपोर्ट और सशक्त बाहरी सपोर्ट। फॉर्मूला है, न्यूटन का नियम है, लिख लीजिएगा। रूस की क्रांति क्यों सफल हुई? पावरफुल इंटरनल सपोर्ट, पावरफुल एक्सटर्नल सपोर्ट। यहां तो कुछ लोग लड़ रहे थे जज्बे में, बाकी तो अंग्रेज सरकार के साथ थे। एजुकेटेड मिडिल क्लास तो मौन बैठा हुआ था कि ऐसा ना हो कि भारत वापस पुराने युग की तरफ गति कर दे। 4 लोग लड़ रहे थे, 40 मुखबरी कर रहे थे। बड़ी अजीब दशा है इस देश की। बाहरी खतरा हो सब एक हो जाते हैं, नहीं तो सब आपस में लड़ते हैं। हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, सब पता नहीं क्या रोग है इस देश को। और सदियों से है, आज से नहीं है, सदियों से। टीचर जात देखकर नहीं ढूंढते, डॉक्टर जाति देखकर नहीं ढूंढते, नेता जाति देख के ढूंढते। ये अजीब सी नेचर है इस देश के लोगों का। तब टीचर भी जात देख के ढूंढो, अगर असली वाले हो तो असली। छद्मी लोग। इस विद्रोह की किस्मत में सफलता नहीं थी। शीर्ष नेतृत्व किसी काम का नहीं। बहादुर शाह जफर एक झटका नहीं बर्दाश्त कर सके। सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, कोई भारत के लिए नहीं लड़ रहा था, भारत था ही नहीं। कोई विस्तृत योजना नहीं थी। ऐसे कुछ लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, कभी पॉलिटी पढ़ ली, कभी ज्योग्राफी पढ़ लिया, कभी 15 घंटा पढ़ लिया, 15 दिन पढ़े ही नहीं। प्रिपरेशन इज इक्वल टू प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग, सूत्र है, फॉर्मूला। और दूसरी तरफ अंग्रेज योग्य अधिकारी, स्ट्रॉन्ग शीर्ष नेतृत्व, प्लानिंग, प्रायोरिटी। अगर सिर्फ जज्बा सफलता का आधार होता तो महाराणा प्रताप कभी नहीं हारते, राणा सांगा कभी नहीं हारते, लेकिन शिवाजी कभी नहीं हारे। एक आध युद्ध हार गए। प्लानिंग वाले आदमी हैं, प्रायोरिटी वाले आदमी हैं, योजना बनाते हैं, योजना का क्रियान्वयन करते हैं। तो एक सशक्त लीडरशिप, एक विजनरी लीडरशिप के सामने ये जज्बाती लोग हार गए।
पर 1857 का विद्रोह खाली नहीं गया। वो अपनी तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति तो नहीं कर पाया, लेकिन 1857 का विद्रोह खाली नहीं गया। 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। पुरातन व्यवस्था खत्म, नई व्यवस्था की शुरुआत। एंड ऑफ ओल्ड ऑर्डर, बिगिनिंग ऑफ न्यू ऑर्डर। कंपनी रिप्लेस कर दी गई। 1858 के अधिनियम के तहत कंपनी गायब, क्राउन के हाथ में आ गया भारत। तो राजा महाराजा की लीडरशिप गायब, शिक्षित मध्यम वर्ग, दलगत राजनीति, ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म, संगठित राष्ट्रवाद, पार्टियां, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन और सबसे बड़ी इंडियन नेशनल कांग्रेस। राष्ट्रवादी धारा की शुरुआत, नेशनल स्ट्रीम। आधुनिक भारत को आप दो भाग में बांट सकते हो, 1757 से 1857, 1857 से 1947 और 57 का विद्रोह भारत के लिए एक नए दौर की शुरुआत। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।